नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल इंस्पिरेशन ऑलवेज में। मैं हूँ डॉक्टर प्रीति और आज हम पेरेंटहुड के उन रहस्यों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में अधिकांश लोग नहीं जानते हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूँगी उन श्रोताओं का जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, सपोर्ट करते रहते हैं, लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। और ख़ास स्वागत है उन ऑडियंस का जिन्होंने इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है, मेरे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत वेलकम। जो आज फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल पर आए हैं, फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि फ्यूचर में आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और साथ साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इट्स योर विश, इट्स नॉट अ कंपल्शन, आई एम नॉट कंपेलिंग यू। लेकिन अगर आपको पसंद आए तो आप इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने इस वीडियो की शुरुआत मैं एक एग्जाम्पल से करूंगी जो रियल लाइफ स्टोरी है। आप इस एग्जाम्पल से बाद में समझेंगे कि कैसे मेरा टॉपिक रिलेट होता है। तो मैं सुनाती हूँ आपको एक स्टोरी एक ऐसी गर्ल की, बहुत ही इनोसेंट और बहुत ही सिंपल। जॉब के किसी रीज़न से अपने होम टाउन से बाहर किसी दूसरे शहर में गई। वो अपने लिए एक वन रूम सेट देख रही थी और एक जगह उसे वन रूम सेट पसंद आता है लेकिन उसके बजट के बाहर होता है। उस हाउस के ओनर एक फैमिली है, सिर्फ हस्बैंड और वाइफ हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं। उनका एक ही बेटा है जो वेल सेटल्ड है, बहुत अच्छा इनकम उसका है। वो उस शहर में नहीं रहता है, वो बाहर किसी और शहर में रहता है और बहुत ही अच्छी पोस्ट पर होता है, बहुत ही अच्छी उनकी इनकम होती है। ये भी गवर्नमेंट पोस्ट से रिटायर्ड होते हैं और अकेले होते हैं। ये गर्ल उन्हें कहती है कि वो 1 मंथ का रेंट पे करके 1 महीने के लिए उनके घर रहेगी और साथ साथ अपने लिए अपने बजट के हिसाब से दूसरा कोई रूम देखेगी। जब तक उसे दूसरा घर मिलता है तब तक के लिए 1 मंथ के लिए वो उनसे वहाँ रहने की परमिशन लेती है उनके बताए हुए रेंट पर। ये ओल्ड कपल जो है उन्हें लगता है कि ये गर्ल जो है बहुत ईगरली अपना रूम देख रही है, सर्च कर रही है अपने बजट के अकॉर्डिंग। बहुत सिंपल गर्ल है तो वो सोचते हैं कि छोड़ो, मनी इज़ नॉट वेरी इम्पॉर्टेंट। गर्ल बहुत सिंपल है और बहुत डिसेंट है और बहुत वेल मैनर्ड है, बहुत अच्छी संस्कारी फैमिली से है। ये कपल डिसाइड करता है कि वो उस गर्ल को वहाँ ही अपने घर में रखेंगे और उसके बजट के अकॉर्डिंगली ही उनसे रेंट लेंगे। अब ये कपल उसे एक्सप्रेस करता है कि वो उसकी अपनी डॉटर के जैसे है, गॉड की ब्यूटीफुल क्रिएशन है। वो सोचेंगी कि जैसे वो मंदिर में जा कर के दान करते हैं तो गॉड की क्रिएशन के लिए अगर वो अपना कुछ बजट लो कर देते हैं, रेंट कम कर देते हैं, तो वो एक तरह से गॉड को जो उनको ऑफ़र करते हैं वो एवरी मंथ उसमें इंक्लूड हो जाएगा। ऐसा कह करके वो उस गर्ल को वहाँ ही रहने के लिए अलाउ करते हैं और बोलते हैं कि उसे दूसरी जगह अपने लिए एक और अकोमोडेशन देखने की ज़रूरत नहीं है। ये गर्ल बहुत खुश होती है, बहुत ही थैंकफुल फील करती है, डेली बेसिस पे ग्रैटिट्यूड देती है उन लोगों को और दिल से उनकी रिस्पेक्ट करती है और अप्रिशिएट करती है उनकी इस काइंडनेस को। इस गर्ल को गॉड में बहुत फेथ होता है। वो बिलीव करती है कि गॉड हमेशा उन्हें साथ देते हैं और गॉड ने इस कपल के रूप में फिर एक फरिश्ता भेजा है और गॉड ने ही उनकी मदद करी है। 2-4 दिन के अंदर ये जो कपल है उसमें जो जेंट्स हैं, जो मेल हैं, जो हस्बैंड हैं, वो उसे बार बार रियलाइज़ कराने की कोशिश करते हैं और बार बार इस चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं कि उन्होंने उसके ऊपर एहसान किया है और उसको इस बजट में, उस लोकेलिटी में इस तरह का वन रूम सेट नहीं मिलेगा। ये बार बार उनका एक्सप्रेशन जो है इस गर्ल को थोड़ा सा सफोकेशन फील कराने लगता है। अब ये गर्ल सोचती है कि वो कब तक उनके इस एहसान को बार बार सुनेगी और डेली बेसिस पे अगर वो उसको रोज़ ये एहसास कराएंगे तो उसके लिए वहाँ पर रहना अनकंफर्टेबल हो जाएगा। तो वो सर्च करती है, वो अपने लिए एक वन रूम सेट उसी लोकेलिटी में अपने बजट के अकॉर्डिंगली ढूंढ भी लेती है और एक दिन वो उनके रूम को खाली कर देती है। आपने स्टोरी से क्या इन्फर किया? जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं और उसे बार बार बताते हैं तो जिसके लिए हमने वो अच्छा किया होता है वो अंदर से आपके लिए ग्रैटिट्यूड फील भी कर रहा होता है, आपको रिस्पेक्ट भी दे रहा होता है। लेकिन बार बार इस तरह से सुनना ऑब्वियसली किसी को अच्छा नहीं लगता है और इस सुनने से बेटर फील करता है कि वो अपना कुछ और अरेंजमेंट कर ले। तो अब हम शुरू करते हैं पेरेंटहुड के बारे में।
मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंगली जो भी फीटस एक फीमेल ह्यूमन बीइंग के यूट्रस में डेवलप होता है, वो फीटस बेसिकली बॉडी का एक पार्ट है, फ्लैश, बोन्स और सेल्स जो हैं उससे निर्मित होता है। वो फीटस फ्लैश और बोन्स का स्ट्रक्चर होता है जब तक उसके अंदर कोई सोल एंटर नहीं करती है। जी हाँ, हम समझते हैं कि हमारे अंदर जो एक शक्ति है जिसे हम आत्मा के रूप से जानते हैं या सोल के फॉर्म में जानते हैं, वह आत्मा 5 मंथ्स की प्रेगनेंसी के बाद गर्भ में प्रवेश करती है, और जब वह गर्भ में प्रवेश करती है तो उस फीटस में लाइफ आती है। उस सोल के एंटर करने से पहले उस फीटस की डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, मदर के नरिशमेंट से, मदर से उसको न्यूट्रिशन मिलता है और साथ साथ मदर की सोल से उसे एनर्जी मिलती है। अधिकांश लोगों ने सुना होगा और आप में से कुछ लोगों ने देखा भी होगा कि कभी कभी इंट्रा यूट्राइन डेथ, माना गर्भाशय के अंदर ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है, अथवा स्टिल बर्थ, जैसे कि बच्चा जो पैदा होता है वो पहले से ही मृत होता है, या माँ एक मृत बच्चे को जन्म देती है, उसे हम स्टिल बर्थ बोलते हैं। और एक होता है कि पैदा होने के कुछ सेकंड्स के बाद या कुछ मिनट्स के बाद बच्चे की मृत्यु हो जाती है, जिसे हम न्यू बॉर्न डेथ कहते हैं। अब वापस चलते हैं उसी एग्जाम्पल की तरफ। माँ ने एक घर तैयार किया उस आने वाले गेस्ट के लिए, जो आत्मा उस घर में प्रवेश करने वाली है, उसके लिए घर की तैयारी की जाती है, कि घर का निर्माण किया जाता है। उस घर के अंदर आत्मा प्रवेश करती है, कारण अकारण अपने पूर्व जन्मों के कर्म के फल अनुसार वो आत्मा उस शरीर में या तो रहती है या नहीं रहती है। तो या तो वो उस घर का त्याग कर देती है, जिसे हम इंट्रायूट्राइन डेथ, या फिर हम स्टिल बर्थ की बात करें, गर्भाशय के अंदर ही बच्चे की मृत्यु हो जाना, या फिर मृत बच्चे का जन्म होना। तो एक तरह से आत्मा ने उसमें प्रवेश तो किया, लेकिन जन्म लेने से पहले आत्मा ने उस शरीर का त्याग भी कर दिया। कई बार आत्मा जन्म लेने के कुछ सेकंड्स के बाद, कुछ क्षणों के बाद, या कुछ मिनट्स के बाद, या कुछ दिनों के बाद, या कुछ महीनों के बाद भी शरीर का त्याग कर देती है। तो ह्यूमन बीइंग एक घर का निर्माण तो कर सकता है, परंतु आत्मा उस घर में प्रवेश करके उस घर में लंबे समय तक रुकेगी या नहीं रुकेगी, ये मनुष्य के हाथ में नहीं होता है। और आत्मा का निर्माण मनुष्य नहीं करता है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, सदैव है। आत्मा के शरीर का निर्माण तो मनुष्य करता है, लेकिन आत्मा का निर्माण मनुष्य नहीं करता है। और जो वो आत्मा है जो पीछे से आती है, उसके अंदर ऑलरेडी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ गुण होते हैं, कुछ संस्कार होते हैं। वो पहले से ही बहुत सारा कुछ अपने अंदर कैरी करके लाती है। वो आते ही अपने सभी संस्कारों को, सभी कर्मों को और अपने सभी गुणों को एक्सप्रेस नहीं कर पाती है, क्योंकि उसका जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है उसी तरह से ही उसको एक्सप्रेशन करने का माध्यम मिलता है। अगर आप वो पुराने वाले नोकिया के फ़ोन को याद करें, जिसमें हम बटन्स के द्वारा सिर्फ डायलिंग ही कर सकते थे, अगर आज हम उस फ़ोन को इस्तेमाल करेंगे तो हम उसमें इंटरनेट नहीं चला पाते थे। उसके बाद अगर इंटरनेट वाले फ़ोन आए भी, तो भी इस तरह के फीचर्स और इस तरह के ऐप्स आजकल के जैसे फ़ोन्स में होते हैं, ये पहले के फ़ोन्स में नहीं होते थे। तो वो प्रोग्राम्स को हम चाह करके भी ऑपरेट नहीं कर सकते अगर हम उन पुराने इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करें, उन पुराने मोबाइल डिवाइसेस को यूज़ करें। तो जैसे जैसे नए मोबाइल डिवाइसेस आते जाते हैं, उसमें नए नए फंक्शंस, नए नए फीचर्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम ऑपरेट करने वाले उसे ऑपरेट करते हैं। तो ऑपरेट करने वाले हम तो डिफरेंट हैं, लेकिन वो जो डिवाइस है, वो डिवाइस की कैपेसिटी के हिसाब से हम ऑपरेट करते हैं। मुझे कितने भी अच्छे मोबाइल डिवाइसेस ऑपरेट करने आते हों, लेकिन मैं उतना ही ऑपरेट करूँगी जितना कि मेरा मोबाइल डिवाइस मुझे अलाउ करेगा। उसी तरह से ही जैसा मनुष्य का शरीर होता है, जिस तरह का उसे ब्रेन का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, जिस तरह के उसके ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है, और जैसे जैसे डेवलपमेंट होते जाता है, वैसे वैसे सोल अपने फुल कैपेसिटी में अपने आप को एक्सप्रेस करने लगती है, अपने फुल पोटेंशियल को एक्सप्रेस करने लगती है। आत्मा पूर्व जन्म से ही अपने कुछ विजन्स क्रिएट करके आती है। उसने अपने आगे की साइकिल को पूरा विजुलाइज करके रखा होता है, उसे आगे की जर्नी के बारे में मालूम होता है, और वो अपने आप धीरे धीरे अनफोल्ड होते जाता है। जैसे जैसे समय पास होता है,
जैसे जैसे उसके ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, जैसे जैसे उसका एक्सपोजर होता है, आत्मा खुद को एक्सप्रेस करने लगती है और ब्लूम करती है, अपने फुल पोटेंशियल में आने लगती है। लेकिन हम जो अनकॉन्शियस पेरेंट्स हैं, जो स्वयं को ही भूले हुए हैं, जो खुद ही नहीं जानते हैं हम अपने इनर बीइंग को, और हम अपनी अंतरात्मा को ही नहीं पहचानते हैं, हम नहीं समझते हैं कि हम भी वो फुल कैपेसिटी वाले, फुल पोटेंशियल वाले सोल हैं, तो हम अपने बच्चे को अपने पोजेशन के रूप में देखने लगते हैं। हम अपने बच्चे को कंट्रोल करने लगते हैं और हम समझते हैं कि उसका फ्यूचर भी हम डिसाइड करेंगे, और उसकी हर चीज़, उसकी खुशी के लिए हम सोचते हैं कि हम बहुत केयरिंग हैं, हम बहुत लविंग हैं, और हम जो भी सोचेंगे और जो भी करेंगे वो उसके लिए बेस्ट ही होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारी भावना बेस्ट है, हमारा जो इंटेंशन है वो बेस्ट है, हमारा जो उद्देश्य है वो सही है कि हम अपने बच्चे की खुशी के लिए ही करते हैं जो भी करते हैं। हम अपने बच्चे के दुश्मन नहीं होते हैं और हम अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते हैं। कोई पेरेंट ऐसा नहीं होता है जो अपने बच्चे का बुरा चाहता हो, उसकी खुशी को ना चाहता हो, या उसे सब कुछ दुनिया की सारी अच्छाइयाँ देना ना चाहता हो। लेकिन अनकॉन्शियसली होता उसके एकदम विपरीत है। अगर आप गहराई से चेक करें तो आपको रियलाइज़ होगा कि हमारे जितने भी डिसीजंस हैं और जितनी भी चीज़ें हम अपने बच्चों के लिए करते हैं, बेसिकली वो हमारे अपने डर हैं। अगर हम थोड़ा सा रिफ्लेक्शन करें और अंदर जाएं तो हमें एहसास होगा कि हम अपने बच्चों के लिए जो भी करते हैं, हम सोच करके तो यही करते हैं कि हम उनके लिए बेस्ट प्लानिंग कर रहे हैं, और हम उनके लिए बेस्ट, जितने भी हमने उनके लिए चीज़ें की हैं उनके लिए हम बेस्ट स्केड्यूल डिसाइड करते हैं, बेस्ट से बेस्ट डिसीजंस लेते हैं। स्कूल कौन सा होगा, कॉलेज कौन सा होगा, सब्जेक्ट कौन सा होगा, किस डायरेक्शन में लेकर के जाएंगे, आगे फ्यूचर हम उसका किस तरह से इस्टेब्लिश कराएंगे, उसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए, हमारे बच्चे को किसी तरह का चैलेंज फेस ना करना पड़े, किसी तरह की डिफ़िकल्टीज फेस ना करनी पड़े, हम पूरी कोशिश करते हैं। मुझे याद है एक गायनेकोलॉजिस्ट से मैं मिली थी जिसके 3 नर्सिंग होम्स थे, और उनका बेटा जो है वो 12th क्लास में था। मैं जब उनसे मिल रही थी और उनसे उनका हालचाल ले रही थी, तो ऐसे ही मैंने उनसे पूछा कि आपका बेटा अब 12th में है तो क्या पसंद करेगा, उसने क्या करियर चूज़ किया है, वो क्या करना चाहेगा। और उनका आउटराइटली एक आंसर था, बहुत सटाक सा आंसर था, ऑब्वियसली मेडिकल करेगा। हम सोचते हैं कि हम उसके पेरेंट हैं तो उसके लाइफ के डिसीजंस भी हम ले सकते हैं, उसकी लाइफ के बारे में हम चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो भी हम चूज़ करेंगे वो बेस्ट ही होगा। हम ये भूल जाते हैं कि हमने केवल उसके शरीर का निर्माण किया है, उसकी आत्मा का निर्माण हमने नहीं किया है। उसकी आत्मा परमात्मा की देन है हमारे लिए, परमात्मा की अमानत है। उसके संरक्षण, उसकी परवरिश, उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं, हम निमित्त हैं, हम इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन उसकी डायरेक्शंस उसे ही चूज़ करनी है। हाँ, आजकल कुछ पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को फ्रीडम देते हैं उनको अपना करियर चूज़ करने के लिए, लेकिन हम पेरेंट्स अपने आइडियाज़, अपनी विशेस सिर्फ करियर चूज़ करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं इम्पोज करते। आप चेक करिए कि कहाँ कहाँ, किन किन बातों में हम बहुत सारे अपने आइडियाज़, अपनी आइडियोलॉजीज़, अपने बिलीव्स इम्पोज करते हैं अपने बच्चों के ऊपर। और ये सारे आइडियाज़, ये सारे बिलीव्स, ये हमारे अपने ही डर, अपने ही फियर्स के रिएक्टिविटी में हम करते हैं। अगर आप चेक करेंगे तो आप समझेंगे कि इस सब की जड़ जो होती है वो डर है। कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर के डरते हैं, हमें अपने बच्चों के फ्यूचर की चिंता रहती है, हमें अपने बच्चों के करियर की चिंता रहती है, हमें अपने बच्चों की खुशी की चिंता रहती है, उनकी लाइफ में वो क्या करेंगे हमें उसकी चिंता रहती है। हम कभी भी चिंता रहित होकर के डिसीजंस नहीं लेते हैं। हमारे सारे डिसीजंस फियर बेस्ड होते हैं, आउट ऑफ फियर होते हैं। कभी भी हमने रिलैक्स्ड, सरेंडर्ड वे में गॉड में फेथ रख कर के कि जो भी होगा बेस्ट ही होगा, और उसने अपनी डेस्टिनी चूज़ की है, वह सोल अपनी डेस्टिनी चूज़ करके आई है और उसको अपनी लाइफ की जर्नी एक्सप्लोर करनी है, हम उस तरह से कभी भी डिसीजंस नहीं लेते हैं। हमारे हर डिसीजन के पीछे फियर होता है,
और ये फियर हमारे चाइल्डहुड से शुरू होता है। वो फियर्स हमने लेगेसी में लिया है, इनहेरिटेंस के रूप में लिया है, और ये जनरेशन टू जनरेशन हम पास ऑन करते रहते हैं। हम खुद अबंडेंस में बिलीव नहीं करते, हम स्कार्सिटी में बिलीव करते हैं, हम लैक में बिलीव करते हैं। हम जिस जगह से आए हैं उस जगह में हमने लैक और स्कार्सिटी ही देखी है, और स्कार्सिटी को ही हमने बिलीव किया है। हम सोचते हैं लाइफ में स्कार्सिटी है, हर जगह स्कार्सिटी है, हर जगह लैक है, और हमारे सारे डिसीजंस लैकिंग से आते हैं। कोई भी हमारा डिसीजन अबंडेंस से नहीं होता है। कहीं पर भी जब हम डिसीजन लेते हैं तो एक सिक्योरिटी से नहीं लेते हैं, हमेशा एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी होती है। तो एक तरह से वो हमारे रिएक्शंस होते हैं हमारी अपनी इनसिक्योरिटीज़ को, जो हम अपने बच्चों के ऊपर थोपते हैं। जब हम अपने बच्चों के ऊपर गुस्सा करते हैं, या जब हम बच्चों के ऊपर चीखते चिल्लाते हैं, या बच्चों को निट पिकिंग करते हैं, नैगिंग करते हैं, आप चेक करिएगा उस नैगिंग के पीछे हमारे अपने फियर्स, हमारी अपनी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। हमारा लैक ऑफ ट्रस्ट होता है, लैक ऑफ फेथ होता है। हम अच्छाई में, गुडनेस में, सिक्योरिटी में हमारा बिलीफ नहीं है, हमारा बिलीफ है इनसिक्योरिटी में। हम विश्वास करते हैं कि लाइफ जो है बहुत डिफ़िकल्ट है, चैलेंजिंग है, स्ट्रगलिंग है, और यही बिलीफ हम अपने बच्चों के ऊपर थोपते हैं। हमारे बच्चे जन्म लेते हैं, एक ऐसी प्लेस से आए होते हैं जहाँ वो सिक्योर फील करते हैं, जहाँ उन्हें कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती, उन्हें ट्रस्ट होता है, फेथ होता है, वो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं। हम उनके अंदर डर पैदा करते हैं, हम अपने डर उनके अंदर इंस्टिल करते जाते हैं। हम जो अपने अंदर है वो उनके अंदर डालते रहते हैं अनकॉन्शियसली, और हमें पता भी नहीं चलता। एक्चुअली में ये हमारा डर होता है। हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे अगर कुछ नहीं कर पाएंगे तो उन्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा, उनके पास छत भी होगी कि नहीं होगी। तो हम सोचते हैं हम उसको सब कुछ तैयार करके दें, क्योंकि क्या मालूम वो सक्षम होंगे या नहीं होंगे। ये हमारे अपने डर और हमारे अपने वहम होते हैं। हालांकि बाहर का रूप ऐसा होता है कि हम अपने बच्चों को मैक्सिमम कंफर्ट देना चाहते हैं, मैक्सिमम बेनिफिट देना चाहते हैं। हम इतने ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग हैं, हमें उनका ख्याल है। मैं समझती हूँ यहाँ हम थोड़ा सा उनका ख्याल करना कम करें, थोड़ा सा अपना ये लव और केयरिंग कम करें, क्योंकि ये लव और केयर नहीं है, ये अटैचमेंट है, और जहाँ अटैचमेंट है वहाँ फियर आ ही जाता है। तो हमें सबसे पहले अपने अटैचमेंट को ओवरकम करना है, अपने फियर्स को ओवरकम करना है, तब हम बच्चों की सही रूप में अपब्रिंगिंग कर पाएंगे। वो तो जहाँ से आए हैं बहुत अच्छी प्लेस से आए हैं, वो अपनी फुलनेस में हैं, वो वर्ल्ड के लिए ऑप्टिमिस्टिक हैं, उन्हें फेथ है, उन्हें ट्रस्ट है। लेकिन हमें ऐसे लगता है कि दुनिया बहुत ख़राब है और वो इस ख़राब दुनिया में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, और हम सोचते हैं कि हमें वो बेस्ट एडजस्ट कर पाएँ उन्हें ये सब सिखाना होगा। तो हम अपने सारे फियर्स जो हमने कहीं और से कैरी फॉरवर्ड किए हैं वो हम उन्हें उनके ऊपर डालते जाते हैं। और सच बताएं तो हमें उससे भी ज़्यादा कि हमारे बच्चे की ज़िंदगी ख़राब होगी या हमारे बच्चों को अच्छी लाइफ नहीं मिलेगी, इससे भी ज़्यादा डर हमें इस बात का होता है कि हम कितना बुरा महसूस करेंगे। और लोग तो यही कहेंगे कि पेरेंट्स ने चिंता नहीं की, पेरेंट्स ने पूरा अटेंशन नहीं दिया, पेरेंट्स ने अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं करी। तो उसमें भी हमें अपनी चिंता होती है, अपनी इमेज की चिंता होती है। हम समझते हैं कि दुनिया वाले तो यही समझेंगे कि पेरेंट्स ने कुछ भी सिखाया नहीं। तो हमें दुनिया की चिंता होती है और अपनी इमेज की चिंता होती है, लेकिन हम अपने बच्चों की फीलिंग्स की चिंता नहीं होती है। बच्चे को फुल डेवलपमेंट के लिए, फुल ग्रोथ के लिए जिस तरह का हैप्पी एटमॉस्फेयर चाहिए, जिस तरह का रिलैक्स्ड एंड पीसफुल एटमॉस्फेयर चाहिए, क्या हम उसको वैसा रिलैक्स्ड और पीसफुल एटमॉस्फेयर दे पा रहे हैं? कभी कभी तो मुझे बहुत हंसी भी आती है देख करके। अभी हाल ही में मैं देख रही थी कि एक 8 साल का बच्चा जो फुटबॉल खेलता है, और फुटबॉल इसलिए खेलता है क्योंकि उसे फुटबॉल पसंद है, तो उसके हफ्ते में 2 या 3 बार क्लासेस होती हैं। संडे को उसके फादर उसको फुटबॉल कोचिंग के लिए लेकर के जाते हैं। फुटबॉल कोचिंग से जब वो वापस आता है, उसकी मदर जैसे ही डोर ओपन करती है, और डोर ओपन करते ही स्माइल करती है अपने बच्चे को देख करके, और फर्स्ट क्वेश्चन जो उससे पूछती है, क्या आप जीते?
मैं जब ये सीन देख रही तो मैं सोच करके हैरान हो रही थी कि फर्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए, डिड यू एंजॉय द गेम। हमारा क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या आपने गेम एंजॉय किया, क्या आपने मज़ा किया, क्या आपने दिन एंजॉय किया। लेकिन हमारा क्वेश्चन होता है स्कोर क्या था, कौन जीता, आप जीते कि नहीं जीते, क्या आप जीते। हमारा क्वेश्चन ये होता है। ये मेरा मानना है कि अगर फुटबॉल खेलना उसका पैशन है और फुटबॉल खेलना वो एंजॉय करता है, तो जब वो अपने फुल पोटेंशियल से खेलेगा, उसको एंजॉय करके खेलेगा, पैशन के साथ खेलेगा, तो ऑटोमेटिकली जीत ही जाएगा। कभी कभी हो सकता है ना भी जीते, लेकिन नेचुरल सी बात है, जब वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देगा तो मैच जीतने के पूरे पूरे चांसेस होंगे। जब आप कोई भी काम पैशन के साथ करते हैं, एंजॉय करके करते हैं, तो आपका परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बेस्ट हो जाता है और आउटकम भी बेस्ट ही होता है। लेकिन अगर आप आउटकम को माइंड में सोच करके खेलते हैं तो आप प्रोसेस को एंजॉय नहीं करते। आपका अटेंशन जीत पर होता है, एंजॉयमेंट पर कम। अगर वो बच्चा उसको अपना करियर बनाना चाहता है तो भी वो पैशन के साथ खेलेगा, और उसका अगर पैशन है तो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देगा और आउटकम ज़रूर अच्छा ही होगा। नहीं भी अच्छा होगा तो कभी कभी ऐसा चलता है। और अगर वो उसको हॉबी की तरह से करता है तो हॉबी में क्या एक्सेलेंस। हॉबी तो हमारा शौक है, उसको तो हम फन के लिए करते हैं, अम्यूज़मेंट के लिए करते हैं, टाइम पास करने के लिए करते हैं, मज़े के लिए करते हैं। उसमें क्या हार और क्या जीत। बेसिक होना चाहिए एन्जॉयमेंट, फन। तो अगर आप चेक करें, हमारा पूरा फोकस फन, एन्जॉयमेंट से ज़्यादा आउटकम पे रहता है, गोल पे रहता है। हम इतने ज़्यादा गोल ओरिएंटेड हो गए हैं, हम अपने बच्चों को भी गोल ओरिएंटेड बना देते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हमें गोल्स नहीं रखने हैं अपने लाइफ में। विजन तो अपने आप ही बनते जाता है। आपको जो चीज़ पसंद आती है, आपको जो चीज़ अच्छी लगती है, ये इच्छा पैदा होना, ये बहुत नेचुरल है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो इच्छाओं से छूटा हुआ है। तो हमें अपने बच्चों को भी गोल दिखाने की ज़रूरत नहीं है, उनकी अपने अंदर की इच्छाएं उन्हें गाइड करेंगी। आप नहीं भी सोचोगे तो भी आप वो अचीव कर लोगे, अगर आप अपने प्रोसेस को बहुत अच्छे से करेंगे। अगर हम अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करते हैं, अपने उस मेथड को, अपनी जर्नी को बहुत अच्छे से करते हैं, तो डेस्टिनेशन अपने आप ही सुंदर ही होगी। लेकिन अगर हम सिर्फ अपने डेस्टिनेशन पे फोकस करते हैं तो हमारी जर्नी भी स्पॉइल हो जाती है। हम अपने बच्चों के साथ वही करते हैं जो हमने अपनी लाइफ के साथ किया। हमारा प्रेजेंट तो अच्छा नहीं है और हम प्रेजेंट में खुश नहीं हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि जब ये अचीव कर लेंगे तो उसके बाद हमारी लाइफ में खुशी आ जाएगी। और यही बिलीफ हम अपने बच्चों को देते जाते हैं। उन्हें कहते हैं कि जब आप ये अचीव करोगे तब आप खुश रहोगे, जब आप वो अचीव करोगे तब आप खुश रहोगे। और हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो आपकी खुशी के लिए कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को कहते हैं कि आपकी खुशी के लिए हमें ये हार्ड डिसीजंस लेने होते हैं, आपकी खुशी के लिए हम आपके साथ ऐसा कर रहे हैं। पर उनका प्रेजेंट अच्छा नहीं है, उनकी प्रेजेंट में खुशी नहीं है, और हम सोचते हैं कि उनका फ्यूचर अच्छा होगा और उनके फ्यूचर में खुशी आएगी। हमें उन्हें खुश रहना सिखाया तो है ही नहीं, और हमें खुशी इंजॉय करना तो सिखाया ही नहीं, क्योंकि हम खुद खुशी इंजॉय नहीं करते, क्योंकि हम स्वयं खुश नहीं रहते हैं। हम एक फॉल्स रियलिटी में जीते हैं। हम सोचते हैं ये अचीवमेंट हो जाए उसके बाद, और हमने बहुत सारे गोल पोस्ट बनाए हैं, बहुत सारे माइलस्टोन्स बनाए हुए हैं, और उस माइलस्टोन्स को हम बस अचीव करते जाते हैं, और वो आगे बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, एक लीनियर प्रोग्रेशन के रूप में वो आगे बढ़ता ही जाता है। एक के बाद एक के बाद एक सक्सेशन गोल हम अचीव करते ही जाते हैं, लेकिन हमारी लाइफ में कभी भी कंटेंटमेंट नहीं आती है। हम अपनी पहचान अपनी पोजेशन से रखते हैं, अपनी पोजीशन से रखते हैं। हम खुद फॉल्स रियलिटी में जीते हैं। हमारे बच्चे फॉल्स रियलिटी में नहीं जीते, उन्हें अपने ट्रू सेल्स के बारे में पता होता है, लेकिन हम पहले उनका उनका ट्रू सेल्स उन्हें भुलवाते हैं। फिर हम उन्हें फॉल्स रियलिटी के सपने दिखाते हैं और उन्हें फॉल्स रियलिटी से अवगत कराते हैं। हम उन्हें रियलाइज कराते हैं कि वो जब ये अचीव करेंगे या इसको पोजेस करेंगे, उसके बाद उनकी वैल्यू होगी और उसके बाद उनकी वर्थ होगी। वो अभी भी वैल्यूएबल हैं, वो वर्दी हैं। कहीं ना कहीं ये हमारे अपने फियर्स हैं, जहाँ हम सोचते हैं कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट स्मार्ट इनफ, आई एम नॉट ब्यूटीफुल इनफ, और आई एम नॉट सक्सेसफुल इनफ।
तो ये जो हमारी नॉट इनफनेस है वो हम अपने बच्चों से फुलफिल कराने की सोचते रहते हैं। हम सोचते हैं कि जो सपने हम अपने पूरे नहीं कर पाए या जो हम अपनी ज़िंदगी में करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए, वो हमारे बच्चे करें, और हम अपने सपने उनके ऊपर डालते जाते हैं। मैं ऐसी एक और फैमिली को देख रही थी। एक बच्चा जो सिवियर डिप्रेशन में है, जस्ट बिकॉज कि उसके घर का माहौल इतना ख़राब है। उसकी जो दादी हैं, उसकी दादी और उसकी मम्मी की हमेशा झगड़ा होता रहता है। उसके पापा और मम्मी का झगड़ा होता रहता है, कभी दादी की वजह से, कभी आपस की मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से। और इन झगड़ों का रिजल्ट ये हुआ कि बच्चा सिवियर डिप्रेशन में है। इस बच्चे की मम्मी जो बहुत ह्यूमिलिएटेड और इंसल्टेड फील करती है कि उसके सारे रिश्तेदारों ने उसकी इंसल्ट करी, और वो एक हाउसवाइफ है, वो चाहती है कि वो अपनी वैल्यू और अपनी वर्थ अपने बच्चों के थ्रू प्रूव करेगी। वो चाहती है उसका बच्चा आईएएस ऑफिसर बने। वो चाहती है कि उसकी वर्थ प्रूव हो जब उसका बच्चा आईएएस ऑफिसर बनेगा। बच्चा ऑलरेडी सिवियर डिप्रेशन में है। 12th में उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए, उसे किसी रेगुलर कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, उसे अनविलिंगली, और उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। इस वजह से उसे करस्पॉन्डेंस से डिस्टेंस लर्निंग कोर्स करना पड़ा। उसको डिस्टेंस से ग्रेजुएशन करनी पड़ी क्योंकि उसे किसी भी कॉलेज में, ख़राब से ख़राब कॉलेज में भी रेगुलर एडमिशन नहीं मिल रहा था क्योंकि उसे मार्क्स बहुत कम आए थे। और अभी भी उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, वो पढ़ता नहीं है और वो डिप्रेशन में है। उसको इतना सिवियर डिप्रेशन कि उसे हेलुसिनेशन, स्किज़ोफ्रेनिया जैसे सिम्टम्स शुरू हो गए। वो बच्चा एक थेरेपिस्ट के पास गया। उस थेरेपिस्ट ने उसको थोड़ा सा मेडिटेशन करना सिखाया। उस मेडिटेशन से उस बच्चे को बेनिफिट हो रहा था। उस बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट्स आ रहे थे। वो थोड़ा सा हैप्पी फील करने लगा था, थोड़ा सा स्टेबल होने लगा था। जैसे ही वो स्टेबल होने लगा, उसे रियलाइज़ हुआ कि उसका गोल आईएएस ऑफिसर बनना नहीं है। उसे रियलाइज़ हुआ कि उसे एक सिंपल ज़िंदगी जीनी है, स्ट्रेस फ्री ज़िंदगी जीनी है, और वह कोई ऐसा ही सिंपल छोटा मोटा कोर्स करके, कोई अच्छी सी जॉब करके अपनी लाइफ को सेटल करना चाहता है और खुश रहना चाहता है। लेकिन उसके पेरेंट्स इनसिक्योर फील करने लगे। उन्हें लगा कि मेडिटेशन सीखने के बाद वो अब आईएएस की तैयारी नहीं करेगा। अब आईएएस की तैयारी तो वो वैसे भी नहीं करेगा, वो ऑलरेडी सिवियर डिप्रेशन में, उसकी हालत ख़राब है। बच्चे ने खाना पीना बिल्कुल बंद करके रखा हुआ था, उसका वेट रिड्यूस हो गया था, वो अपनी एज से छोटा दिखता था, मेल नरिश चाइल्ड दिखता था। उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं थी, उसको रात भर नींद नहीं आती थी। मेडिटेशन से उसका एपेटाइट इम्प्रूव हुआ, मेडिटेशन से उसको नींद आने लगी, मेडिटेशन से वो अपने माइंड को स्टेबल रख पाने लगा। लेकिन पेरेंट्स को उसको इस वर्ल्ड में इस्टेब्लिश कराना है, पेरेंट्स को अपनी अधूरी इच्छाएं उससे पूरी करानी है। तो पेरेंट्स को लगा कि वो स्टेबल हो गया है, तो उसको वापस वो गोल दिखाना शुरू हो गए, वापस उसे आईएएस के सपने दिखाने शुरू हो गए। अब ये बच्चा फिर कंफ्यूज्ड हो गया। बाद में उसे लगा कि ये मेडिटेशन की वजह से अपने आईएएस ऑफिसर वाले गोल को भूल ना जाए, और उन्होंने उससे वो मेडिटेशन भी छुड़वा दिया। अब आप सोचिए, वो वापस डिप्रेशन में चला गया। अब उसकी हालत ऐसी है कि अब वो अपनी नॉर्मल ग्रेजुएशन भी नहीं कर पा रहा है। और हम सोचते हैं कि हम अपने बच्चे के लिए बेस्ट कर रहे हैं, हम अपने बच्चे के लिए बेस्ट सोचते हैं, हम अपने बच्चे को खुश देखना चाहते हैं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने अंदर झांक करके देखने के लिए ये किसके सपने हैं जो हम अपने बच्चों के द्वारा साकार कराना चाहते हैं। हम अपने बच्चों को इसलिए नहीं हर्ट करते हैं कि हम उनके दुश्मन हैं या हम अच्छे पेरेंट नहीं हैं या हमारे अंदर उनके लिए प्यार नहीं है। हो सकता है इसके पेरेंट को, इसकी मदर को उससे बहुत ज़्यादा प्यार हो। ऑफ कोर्स वो उससे प्यार करती है, लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है कि वो उससे प्यार करती है। बात ये है कि वह एक अनकॉन्शियस पेरेंट है। उसे नहीं पता है कि उसकी अनरिजॉल्व्ड इमोशनल ट्रॉमास हैं, उसके अनरिजॉल्व वुंड्स हैं जो उसने हील नहीं किए हैं। उसको पहले अपनी हीलिंग करनी है, अपने वुंड्स को हील करना है और अपने बच्चे को स्पेस देनी है ग्रो करने के लिए। अगर हम चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे अपने हर्ट्स हैं, हम अपने हर्ट्स को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने बच्चों को इसलिए हर्ट कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर में हम हर्ट हैं।
जब हम हर्ट होते हैं तो हम दूसरों को भी हर्ट करते हैं। तो पहले तो हमें अपने वुंड्स को हील करना है। पहले हमें अपने अंदर में झांक करके देखना है कि हम कहाँ कहाँ हर्ट हैं, कहाँ कहाँ हमारी सेल्फ एस्टीम लो है। कहीं ना कहीं हम अपने आप को कंपेयर करते हैं, हम अपने क्रिटिक हैं, हम अपने आप को सफिशिएंट फील नहीं करते हैं, हम अपने आप को सक्सेसफुल नहीं मानते हैं। कहीं ना कहीं अंदर में लैक ऑफ सेल्फ वर्थ है, क्योंकि हम अपनी वर्थ बाहर की चीज़ों से, बाहर की सक्सेस से, और क्या बात करें, सिर्फ मनी एंड पावर, हम दो चीज़ों से अपनी वर्थ को पहचानते हैं। क्योंकि हमें इस तरह से सिखाया गया है, क्योंकि हमारी सोसाइटी हमें बताती है कि दो ही चीज़ों से आपकी वैल्यू है, वो एक है मनी और दूसरी है पावर। तो हर कोई इस रेस में ज़िंदगी को एंजॉय करना ही भूल गया है। हर कोई बस मनी और पावर, मनी और पावर, इसी पर फोकस कर रहा है, और वो अपने बच्चों को भी इसी पर फोकस करना सिखा भी रहा है। लेकिन वो ये नहीं समझ रहा है कि हमारे बच्चे आज स्ट्रेस में हैं, प्रेशर में हैं, हमारे बच्चे खुश नहीं हैं, और हमारे बच्चे दबाव महसूस कर रहे हैं। वो दबाव जो हमारे ऊपर आया था, हमने वही अनकॉन्शियसली अपने बच्चों को पास ऑन किया है। पहले हमें अपने खुद के वजूद को ढूंढना है। हम अपने खुद के वजूद को भूल चुके हैं। हम भूल चुके हैं कि हम एक नॉन फिजिकल बीइंग हैं। हम भूल चुके हैं कि हम ऑलरेडी फुल हैं। हम भूल चुके हैं कि हम गॉड की क्रिएशन हैं और हम बेस्ट हैं, और हमारे अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं। हम ऑलरेडी अकम्पलिश्ड हैं। हम इस ज़िंदगी में आए हैं, हम इस दुनिया में आए हैं क्योंकि हम इंजॉय करना चाहते हैं। हम प्रकृति का सुख लेने के लिए आए हैं, हम जीवन का सुख लेने के लिए आए हैं, और सुख और आनंद अंदर की चीज़ें हैं। आप छोटी चीज़ों में भी सुख और आनंद ले सकते हैं, लेकिन ये जो हमने क्राइटेरिया सेट किया है, ये जो सोसाइटी ने क्राइटेरिया सेट किया है, उस क्राइटेरिया को फुलफिल करने की होड़ में हम अपनी लाइफ को एंजॉय करना भूल गए हैं। सबसे पहले हमें पहचानना है अपने रियल सेल्फ को। हमारे अंदर जो डुअल पर्सनालिटी है, हमारे अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है, हमारा माइंड और हमारा हार्ट जो दो अलग अलग बातें करता है, पहले उसी में यूनिटी नहीं है, उसी में यूनिसन नहीं है। जब हमारा मन और हमारा हृदय एक ही बात करे, जब हमारा मन और हमारी बुद्धि एक साथ हो जाए, एक मत हो जाए, तो हमारे अंदर पीस आएगी। पहले हम अपने अंदर की दुविधा को दूर करें। हमारे अंदर में दुविधा है, हमारी स्प्लिट पर्सनालिटी है, अंदर में हम चाहते कुछ और हैं और बाहर में करते कुछ और हैं। हम जब तक इसको ठीक नहीं करेंगे, हमारी लाइफ में सेटलमेंट नहीं आएगी। हम सत्य की खोज में चांद पर जा रहे हैं, मार्स पर जा रहे हैं, मंगल ग्रह पर जा रहे हैं, सितारों में ढूंढ रहे हैं, गैलेक्सीज को स्टडी कर रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि हम सत्य को जानने की कोशिश कर रहे हैं, हम सत्य को समझ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सत्य तो ये है कि हम एक नॉन फिजिकल बीइंग हैं। हम एक ऊर्जा शक्ति हैं जो इस शरीर के माध्यम से इस दुनिया का सुख लेने के लिए आई है। पहले हम अपने सत्य की खोज करें, पहले हम अपने सत्य को पहचानें। हम अपने सत्य से जितना दूर भागते हैं, उतने हमारे जीवन में उदासी, चिंता, भय और इस तरह के नेगेटिव इमोशंस आते हैं। जब हम अपने स्वरूप से दूर हो जाते हैं और बाहर की दुनिया में गुम हो जाते हैं, तो हमारी लाइफ में खुशी गायब हो जाती है। और जैसे ही हम अपने अंदर के सत्य के नज़दीक जाते हैं, हमारी लाइफ में खुशी वापस आने लगती है। तो हमें ये जानना है और ये समझना है कि खुशी अंदर है कि बाहर है। और हम जब अपने अंदर की इस दुविधा को समाप्त करेंगे, तो हम अपने बच्चों को भी एक अच्छा भविष्य दे पाएंगे और एक अच्छी परवरिश उनकी कर पाएंगे। वो ब्लूम करेंगे, वो महकेंगे। सिंपल सी बात है। जब हम किसी पौधे को उगाते हैं, उस समय हमारा काम होता है कि हम उसको सही समय पर पानी दें, धूप में रखें, छांव में रखें। जिस तरह का पौधा है, उस तरह की उसकी रिक्वायरमेंट हम पूरी करें, और हमारा काम सिर्फ इतना ही होता है। ग्रोथ तो उसकी नेचुरल होती है, हम उसे पकड़ कर खींच करके लंबा नहीं करते, हम उसे पकड़ करके खींच करके बड़ा नहीं करते। बड़ा वह अपने आप ही होता है। उसको बड़ा होने के लिए जो चीज़ चाहिए, पानी चाहिए, धूप चाहिए, और जो भी पौष्टिक तत्व चाहिए, हम केवल उसे वही प्रदान करते हैं। ऐसे ही हमारे बच्चों को लव चाहिए, सपोर्ट चाहिए, कॉपरेशन चाहिए, कंपैशन चाहिए, खुशी चाहिए। हम जब उनको ये सब इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड करेंगे जो एक सोल की नीड है,
बाकी अचीवमेंट्स तो वो खुद ही कर लेगा, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी खुद ही हो जाएगी। हमको मेनली उन्हें ये चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए। हम उसी से उसे डिप्राइव रखते हैं और बाकी सब प्रोवाइड करते हैं। हम उन्हें सारे मटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हम उन्हें इन सब चीज़ों से डिप्राइव कर देते हैं जो सोल की नीड है, जो सोल की डिमांड है। तो हमारा अटेंशन होना चाहिए कि हम सोल की नीड्स को और सोल की डिमांड्स को पूरा करें। बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली वो अपने आप एक्वायर कर ही लेगा। तो इन्हीं ब्यूटीफुल थॉट्स के साथ मैं आपसे विदाई लेती हूँ। आपने बहुत पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखा, इसको सराहा। आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू।